अभी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमको सबसे पहले स्पेक्ट्रल लाइन मतलब स्पेक्ट्रल रेखा के बारे में जानना होगा। तो इससे पहले कि हमको ये मालूम करना होगा कि आखिर स्पेक्ट्रम एटम का तैयार कैसा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाने के लिए थोड़ा सा इस बातों को समझा जाए। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है और ये इसका सेकेंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2। होता क्या इसमें कि अगर कोई एटम है तो एटम का अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए इस लेवल पे है तो इसका एनर्जी सपोज कीजिए कि ये लोअर एनर्जी है E1। अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां चला जाता है, उसका एनर्जी लेवल हो जाता है E2। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि जैसे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके ऊपर चला जाता है तो ये लगभग 10⁻⁸ सेकेंड के ऑर्डर में ये इलेक्ट्रॉन यहां रहने के बाद ये वापस जो है ये अपने इस पोजीशन पे जंप करके नीचे की ओर आने लगता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दिया, एनर्जी गेन करके वहां गया, वहां से फिर वो ये अपने ऑर्बिट की ओर नीचे की ओर आने लगा। तो जब ये एनर्जी यहां से जब ये यहां तक आया तो ये एनर्जी को लॉस करेगा और ये जब E2 से एनर्जी को कम करके E1, जैसे ये यहां से यहां आया तो यहां से यहां आएगा तो ये अपना एनर्जी जो है क्या करेगा, लॉस करेगा। हायर से लोअर में आ रहा है तो ये एनर्जी लॉस करेगा और जब ये एनर्जी लॉस करेगा तो इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन फोटोन लॉस करेगा। तो जब ये फोटोन लॉस करेगा तो ये कितना एनर्जी लॉस करेगा। मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एनर्जी था E2 और यहाँ आके हो गया E2 था, यहाँ आके E1 हो गया। तो ये एनर्जी लॉस कितना करेगा, तो ये E2 यहाँ था, E1 हो गया तो E2 में से E1 घट जाएगा तो E इक्वल टू हो गया E2 माइनस E1, इतना लॉस करेगा। अब इस चीज को समझिए, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी अगर रेडिएशन के फॉर्म में करता है तो E बराबर h न्यू यूज करते हैं। न्यू का वैल्यू होता है C बाई जो लेमडा होता है। तो आप चाहे तो E के जगह आप h न्यू लिख सकते हैं और ये वैल्यू E2 माइनस E1 हो गया। और आप चाहे तो न्यू के जगह आपको मालूम है कि आप C बाई लेमडा यूज कर सकते हैं तो ये हुआ E2 माइनस E1, एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब देखिए आपको ये मालूम है कि किसी भी, अब आपको ये वैल्यू निकालने के लिए आपको सेकेंड ऑर्बिट के एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी घटाना होगा। तो आपको हमने पीछे क्लास में ऑर्बिट के एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था, E बराबर माइनस 2 स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e⁴ डिवाइड बाई n स्क्वायर और h स्क्वायर। तो ये जो है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का। तो हमने अब इस इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां पे ध्यान रखिएगा। तो आपको ये मालूम है कि आपको सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड एनर्जी में से फर्स्ट एनर्जी को घटाना है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में से आपको इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटाना है, यहां से यहां का वैल्यू घटाना है। तो आप पहले करेंगे क्या कि आप E1 और E2 का वैल्यू निकालेंगे। तो हम E1 इस ऑर्बिट पर का एनर्जी निकाल रहे हैं माइनस 2 स्क्वायर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर जेड एटॉमिक नंबर सपोज किए जेड स्क्वायर e⁴ डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो E1 के लिए नंबर ऑफ E1 जो है फर्स्ट ऑर्बिट का है तो n के जगह आप n1 रखेंगे स्क्वायर h स्क्वायर। E2 सेकेंड ऑर्बिट का आप एनर्जी निकाल रहे हैं तो -2 है, पाई स्क्वायर है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k स्क्वायर है, z एटॉमिक नंबर। तो जितना एटॉमिक नंबर इसके लिए है उतना ही एटॉमिक नंबर इसके लिए भी होगा। जितना प्रोटॉन इसके लिए है उतना ही प्रोटॉन इसके लिए है। इसका मतलब है कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। z स्क्वायर e⁴ डिवाइड बाई n इस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट नंबर कितना है 2, तो n2 स्क्वायर और h स्क्वायर। अभी आप देखिए जैसे आपको मालूम है, अब इक्वेशन 1 में रख दीजिए आप इसको
Hc बाई लेमडा इज इक्वल टू E2, E2 का वैल्यू यहां है, माइनस E1 का वैल्यू, E1 का वैल्यू ये है माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e पावर 4 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर h स्क्वायर hc बाई लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ये प्लस वाले को पहले लिख लिया, hc बाई लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e पावर 4 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ये माइनस वाले को बाद में इधर लिख देते हैं, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर h स्क्वायर। अब इसके बाद आप देखिए hc बाई लेमडा, आप चाहे तो ऊपर वाला सब कॉमन है निकाल लीजिए, डिवाइड बाई h स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद इसमें बचा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ऐसा करिए कि hc को आप इधर भेज दीजिए, तो यहां बचेगा 1 बाई लेमडा, hc इधर आ जाएगा, तो ये 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर, जेड को बाद में लिख दीजिए क्योंकि जेड वेरिएबल है, e टू द पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर है, तो hc इधर आ रहा है तो c को लिख दीजिए, h स्क्वायर है वो h इधर मिलके h क्यूब हो जाएगा, ये हुआ 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। अब इधर देखिए ये जो आपको यहां पर 1 बाई लेमडा मिला है, इस 1 बाई लेमडा को आप जान लीजिए कि हम लोग वेव नंबर मतलब तरंग संख्या कहते हैं, इसको हम न्यू बार से रिलेट करते हैं। और एक और चीज, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 बटा में c h क्यूब, ये एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जिस कांस्टेंट को हम रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं। कैसे? 2 पाई का वैल्यू जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg, k का वैल्यू जानते हैं 9 टू 10⁹ जानते हैं, e का भी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जानते हैं, c का भी वैल्यू जानते हैं प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और h प्लांक्स कांस्टेंट का भी वैल्यू हम लोग पीछे से प्रूव करते आ रहे हैं, पुट करते आ रहे हैं कांस्टेंट। ये सारा का सारा जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं और इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और सारा वैल्यू जब पुट करने के बाद आप इसमें रखते हैं तो इसका वैल्यू 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स आता है। अब इसके बाद जब आप उसको आप यूज करेंगे तो 1 बाई लेमडा के जगह आप चाहे तो न्यू बार लिख सकते हैं, और ये जो है इसके जगह आप चाहे तो r लिख सकते हैं, और ये जेड स्क्वायर हुआ ये 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप इस चीज को समझेंगे। तो हमने ये कहा कि स्पेक्ट्रम रेखा की बात अगर हम करते हैं तो स्पेक्ट्रम रेखा का निर्माण कैसे होता है, स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, सुनिए बात को ध्यान से। तो जब हमने स्पेक्ट्रम की बात अगर कही है तो इस स्पेक्ट्रम की बात में हुआ कैसे, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है,
ऊर्जा से अपने ऊर्जा को कम करता है, तो जब ये एनर्जी को अपना कम करेगा, तो जब ये एनर्जी लॉस करेगा, जैसे इसके पास ज्यादा एनर्जी था पहले E2 और ये आ गया E1, तो इसका मतलब E2 से E1 आने में ये ऊर्जा लॉस किया। तो ये जब ऊर्जा कितना लॉस किया भाई, तो E2 माइनस E1 लॉस किया एनर्जी। तो जितना ये एनर्जी लॉस किया वही एनर्जी जो है बाहर स्पेक्ट्रम बनाने के लिए तैयार है। तो आप ये क्या करेंगे, तो ये एनर्जी कितना लॉस किया, तो E2 माइनस E1। तो हमने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, लोअर एनर्जी में, तो ये एनर्जी लॉस करेगा और ये एनर्जी, यही एनर्जी बाहर स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये E2 में से E1 घटा दिए और ये जो रेडिएशन निकला वो फोटोन के फॉर्म में निकलता है और फोटोन का एनर्जी h न्यू होता है और ये न्यू का वैल्यू c बाई लेमडा, तो न्यू की जगह c बाई लेमडा से रख दिए। उसके बाद आपने किया क्या कि E1 और E2 का वैल्यू निकाल दिए, E1 पहले ऑर्बिट के लिए और E2 जो है दूसरे ऑर्बिट के लिए। दोनों का निकालने के बाद वैल्यू आपने पुट किया, प्लस वाले को पहले माइनस को बाद में लिखने के बाद आप क्या किए क्या कि 1 बाई लेमडा को यही छोड़ के बाकी को इधर भेज दिए और जेड को अलग कर दिए। क्यों? क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है, ये बदल सकता है अलग अलग एटम पर। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, तो 1 बाई लेमडा जो है वेव नंबर है, तरंग संख्या इसको कहते हैं और ये पूरा कांस्टेंट r है, रेडबर्ग कांस्टेंट इसका नाम है। और ये जो वैल्यू आपको यहाँ पता चल रहा है, ये न्यू बार इक्वल टू जो ये आपको वैल्यू मिला, तो ये जो है ये वेव नंबर का, तरंग संख्या का ये फॉर्मूला मिला, स्पेक्ट्रम के लिए मिला है, लेकिन ये सारे एटम के लिए। लेकिन बोर्स की एक्सप्लेनेशन है, ज्यादातर ये हाइड्रोजन के लिए काम करते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन के लिए काम करते हैं तो हाइड्रोजन में अगर आप इस फॉर्मूला का यूज अगर आप हाइड्रोजन पे करते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो फॉर हाइड्रोजन के लिए न्यू बार इज इक्वल टू, अच्छा हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना रखते हैं आप, 1 रखते हैं, तो न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू 1 का स्क्वायर। बात समझिए थोड़ा ध्यान से, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो ये देखिए न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए फॉर्मूला निकला। तो जब ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए फॉर्मूला निकला तो अब ये देखिए ये वेव नंबर, ये स्पेक्ट्रम, जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तुरंत तो उसमें इस फॉर्मूला का यूज आप करेंगे। तो थोड़ा सा बात को एक बार समझेंगे, जैसे ये जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है तो r तो कांस्टेंट हो गया, n1 मतलब ये वो ऑर्बिट है जहां इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, जिस ऑर्बिट में आया, फर्स्ट ऑर्बिट में आया था। और कहां से आया था, तो ये सेकेंड ऑर्बिट से आया था। तो जिस ऑर्बिट में आता है वो n1 है और जहां से ये आता है वो n2 है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज अभी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में करेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्याख्या करेंगे, उसको उस चित्र से समझेंगे। अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए अभी वीडियो को पॉज करके हमने ऑर्बिट का फिगर बनाया, इसलिए कि भाई ऑर्बिट बनाते बनाते बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। वैसे भी आज का टॉपिक लंबा है तो फिगर बनाने में, और ये फिगर कुछ है नहीं, मेन फिगर तो अभी समझाते वक्त करना है, खाली ऑर्बिट का लाइन डायग्राम है। सबसे पहला चीज, अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अभी हम लोग जो बात करें, जो हाइड्रोजन में ये स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन, स्पेक्ट्रम की बात तो अभी हम लोग करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में आता है तो वो रेडिएशन फॉर्म करता है फोटोन के साथ, और वो फोटोन के साथ रेडिएशन फॉर्म करेगा और वो स्पेक्ट्रम बनेगा। तो वो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में साइंटिस्ट ने कहा कि वो 5 सीरीज में बनाता है। और वो 5 सीरीज में कैसे बनाता है, तो पहला सीरीज क्या होता है, इसका लाइमन सीरीज होता है, लाइमन श्रेणी 5 श्रेणी में बनाता है। जो पहला सीरीज है लाइमन सीरीज, दूसरा सीरीज है बामर सीरीज, और तीसरा सीरीज जो बनता है वो पास्टल सीरीज बनता है। क्या है इसके बारे में बताएंगे हम। चौथा सीरीज जो बनता है वो ब्रैकेट सीरीज बनता है, और पांचवा जो है वो फंड सीरीज बनता है, पी फंड लिखा जाता है। श्रेणी इसको सीरीज को कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अभी जैसे मान लिया जाए कि ये आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है,
ये 7 है और ये इन्फिनिटी ऑर्बिट। अब देखिए, जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो रेडिएशन फॉर्म करते हैं, और उस रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको एक सीरीज में नाम दे दिया गया। और ये लाइमन सीरीज कहने का मतलब कब होता है? जब ये पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पहले ऑर्बिट में हायर से आना है भाई, ऊपर से नीचे आना है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए। तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकते हैं? तो दूसरे से आ सकते हैं, पहले ऑर्बिट में तीसरे से आ सकते हैं, पहले ऑर्बिट में चौथे से आ सकते हैं, पहले ऑर्बिट में पांचवें से आ सकते हैं, पहले ऑर्बिट में ये छठे से आ सकते हैं, सातवें से आ सकते हैं, आठवें, नौवें और ये उसी तरह से इन्फिनिटी से आ सकते हैं पहले ऑर्बिट में। तो पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम बनेगा, लाइमन श्रेणी बनेगा। भाई ये ऊपर एनर्जी लॉस करके एनर्जी लॉस करके ही आ रहा है, स्पेक्ट्रम बनाएगा ये। अब एक चीज और हम बताना ये चाहेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, जैसे आपने nth ऑर्बिट का हाइड्रोजन के लिए आपने एक्सप्रेशन एनर्जी को प्रूफ किया, तो जब आपने एक्सप्रेशन प्रूफ किया तो इसमें हुआ क्या कि ये nth ऑर्बिट के लिए, तो इसमें आपने फर्स्ट ऑर्बिट का निकालने के लिए n के जगह आप 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी अगर ये है तो सेकेंड के लिए आप n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 से डिवाइड करेंगे आप इतना आएगा। थर्ड ऑर्बिट के लिए n की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर अगर आप ये देखिए तो 9 से डिवाइड करेंगे। अब ये फोर्थ ऑर्बिट के लिए आप n की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये अब तो इतना एनर्जी मिल जाता है। उसी तरह 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए डॉट 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 इन्फिनिटी ऑर्बिट के लिए एनर्जी आप निकाल रहे हैं। तो अब इसमें है क्या, तो अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है -13.6। सेकेंड ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो -1.5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट का जो एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ एनर्जी का जो ऑर्बिट है वो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिक्स्थ ऑर्बिट का जो एनर्जी है -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेवेंथ का है -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन्फिनिटी का है 0। अब एक चीज ये हमने लिखा है, यहां से लिखा है फर्स्ट के लिए 13.6, सेकेंड के लिए -3.4 माइनस वहां से लिखा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी हम लोग लिमिटेड रिसोर्स में लाइफ चला रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेहनत आपको समझने के लिए किया जा रहा है, थोड़ा सा छोटा छोटा है, इसके लिए घबराना नहीं है। वो सारे चीज जो है आपको वहां से लिखे गए हैं, इसको थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। और पीडीएफ में भी आपके पास भेजा गया है, आप जानते हैं इस चीज को। तो हमने ये कहा ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ऑर्बिट है, तो ये सारे एनर्जी आपको लिखी है। तो इन्फिनिटी के स्क्वायर से अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट ऑर्बिट में 0 एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दें आप, तो अब अगर आपसे कोई कहे कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर हायर एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन रीच करके -13.6 वोल्ट का एनर्जी गेन -13.6 वोल्ट एनर्जी को रीच कर जाता है, लॉस करके एनर्जी, इतना एनर्जी रीच कर जाए तो हम कहेंगे कि ये लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम बना रहा है। अब यही दूसरे सीरीज में आते हैं, अगर ये दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आना है, हायर से आना है, तो दूसरे ऑर्बिट में आना है तो तीसरा से आ सकता है, चौथा से आ सकता है, पांचवा से आ सकता है, छठा से आ सकता है, सातवां से आ सकता है, उसी तरह इन्फिनिटी से आ सकता है। तो इस समय जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो बामर सीरीज बनेगा। अब इस चीज को ध्यान रखें आप कि इसका मतलब है कि हायर एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी कर लेता है
तो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी करने को ही हम एनर्जी करने पर जो सीरीज बनता है उसको हम बामर सीरीज कहते हैं। अब उसी तरह से ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस एनर्जी को अगर ये देखिए ध्यान से, अगर आप थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी को लाते हैं तो ये थर्ड वाला 4 से आ सकता है, ये 5 से आ सकता है, ये 6 से आ सकता है, ये 7 से आ सकता है, ये इंफिनिटी से आ सकता है। मतलब ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा है एनर्जी को। तो इससे जो बनता है स्पेक्ट्रम, ये पास्कल सीरीज है, ध्यान रखिए आप। तो अब उसी तरह से ये इसका जो एनर्जी है फोर्थ ऑर्बिट में वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ लिखा गया है। तो अगर फोर्थ ऑर्बिट में जंप करता है तो फोर्थ ऑर्बिट में कहां से जंप कर सकता है? 5 से करेगा, वो 6 से करेगा, वो 7 से करेगा और वो इंफिनिटी से करेगा। तो इससे जो ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को अगर आप रीच कर रहे हैं हायर एनर्जी से, तो ये आप जान लीजिए कि ये ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मेशन करता है। बहुत अच्छी तरह सुनेंगे आप, देखिए ध्यान से। उसी तरह से ये एनर्जी फिफ्थ का है, ये -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट था। तो फिफ्थ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कहां से आएगा? तो 6 से आएगा, 7 से आएगा, 8 से आएगा, सो ऑन इंफिनिटी से आएगा। तो इस तरह से इससे 0.54 एनर्जी बचाने से एनर्जी बचा लेता है, इतना से इतना एनर्जी बचा लेता है। तो उस समय जो स्पेक्ट्रम बनेगा, जो रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम बनेगा, वो पी फंड सीरीज के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बाद इसको अगर हम उस पर देखते हैं, ये लाइन एनर्जी डायग्राम पे हम बनाते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है? फर्स्ट ऑर्बिट का -13.6, ये इनके बीच का एनर्जी है। -14, -13, 12, 10 माइनस में, 9 माइनस में, 8 माइनस में, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है। तो वो -13.6 वो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है। मतलब ये सबसे नीचे वाला एनर्जी आपको दिखाई दे रहा है, ये -13 और -14 के बीच ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में जैसे ही आप आते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब देखिए बहुत डिफरेंस है इस एनर्जी लेवल में। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ऑर्बिट में। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, थर्ड ऑर्बिट में आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां डिफरेंस इस एनर्जी लेवल में कम हो गया, इतना डिफरेंस था इसमें, इतना ही हुआ। अब देखिए ध्यान से, -1.51 था इसका, अभी देखिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1 से ऊपर, -1 था यहाँ पे। ये फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी हो गया। उसके बाद -0.54, ये देखिए और डिफरेंस और नजदीक आ गया ये इलेक्ट्रॉन। सेपरेशन की बात हो रही है। इससे ये ऑर्बिट इतनी दूरी पर है, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं इसका मतलब है ऑर्बिट क्लोज होते जाता है। ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये सिक्स्थ ऑर्बिट की बात हो रही है। सेवेंथ ऑर्बिट 0.28, है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, और उसी तरह से 8 होगा, बढ़ते बढ़ते सब इसी में आ जाएगा। इसी के बीच में 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी वाला जाके 0 हो जाता है। तो आप सोचिए कि इंफिनिटी वाला जाके ये इंफिनिटी तो ऑर्बिट है, इसका मतलब ये है कि ये चौथे ऑर्बिट से लेके हर ऑर्बिट इसी के बीच में लाई करेगा। चौथा ऑर्बिट, ये तीसरा तो ये 1 के बाद है, और चौथा ऑर्बिट यहाँ 1 के बीच में आ जाता है, 1 और 0 के, 5वां, 6ठा, 7वां, अब ये इंफिनिटी वाला 0 पे होता है। मतलब ये सारा ऑर्बिट जिसके बाद जितना भी होगा वो सब के सब इसी में होगा, तो इनके बीच का सेपरेशन कम होगा। तो जैसे जैसे आप ऑर्बिट दूर ले जाते हैं, इसका मतलब है कि वो जो है बहुत क्लोज होते जाता है। अभी तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिट से -13.6 यहां से जंप करके ये आया, ये सब जंप करके -13.6 रीच करेंगे जैसे उसमें बताए थे, तो ये लाइमन सीरीज बनेगा। उसी तरह से अगर वो -3.5 को रीच करते हैं हायर वाला,
ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन, सेपरेशन कम होते जाता है। तो ये देखिए ध्यान से, ये दूसरा जो है वो बामर सीरीज का फॉर्मेशन करेगा, ये तीसरे ऑर्बिट में जंप करता है। तो ये पास्चन सीरीज का फॉर्मेशन करेगा, ये ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मेशन करेगा, और उसी तरह से यहां जैसे उसमें देखिए आप, इसमें हम बता रहे हैं ये फंड सीरीज, पी फंड सीरीज का फॉर्मेशन। इसमें हम बताना क्या चाहते थे कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे, मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप फर्स्ट से दूर की ओर जाते हैं वैसे वैसे इनका सेपरेशन कम होते जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हुआ, अगर उतारना होगा तो पहले ये फिगर उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे, फिर वो उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अभी आप न्यू बार इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अभी आपने ये पढ़ा। अब आप पढ़ने जा रहे हैं लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, लाइमन सीरीज या लाइमन सीरीज। तो ये n1 क्या है, तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, और n2 है जहां से वो आता है। तो n1 तो ऑर्बिट देखिए तो ध्यान से, तो लाइमन सीरीज में कहां आया है, 1 में आया है, तो जहां आता है वो n1 है, तो इसके लिए 1 हो गया। कहां से आया है, तो n2 वो होता है, तो 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, कहीं से भी आ सकता है। तो मतलब अगर ये लाइमन बन रहा है तो हम समझ जाते हैं कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया है, तो पहले ऑर्बिट में आया है, कहां से आया वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। n1 स्क्वायर मतलब यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आप ये तो पढ़ के लाइमन है, तो यहाँ 1 स्क्वायर होगा, n2 ये आप क्वेश्चन से लिखेंगे। अगर बामर सीरीज दिया है, तो बामर सीरीज में है क्या कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया है, तो सेकंड ऑर्बिट में आया है। देखिए बामर सीरीज, तो इसमें जहां आता है वो n1 है, मतलब n1 की जगह 2 लिखेंगे। n2 कहां से, जहां से आया है, तो 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया, तो 3, 4, 5, 6, 7, n2 ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर बामर सीरीज हो गया तो n2 समझ गया 2 हो गया, और कहां से आया वो गिवन होगा, कुछ भी उससे हायर हो सकता है। तो न्यू बार इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला r 1/n1 की जगह आप 2 स्क्वायर लिखेंगे, 1/n2 स्क्वायर, क्वेश्चन में n2 गिवन होगा। बामर सीरीज के बाद आपको पढ़ना है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज आखिर कहते किसको है, तो पास्चन सीरीज हम कहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हायर से अगर रीच कर लेता है इस एनर्जी को, तो उसको हम पास्चन सीरीज का स्पेक्ट्रम बनाने कहते हैं। तो इसमें कहा ये आया है, तो थर्ड में आया है भाई, पास्चन में। पास्चन में देखिए, पास्चन है किस ऑर्बिट में आया, थर्ड में आया है। कहां से आया है, तो n2 होगा, वो 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इसके लिए आप न्यू बार इज इक्वल टू रखेंगे, तो r 1/n1 की जगह इसमें 3 स्क्वायर रख देंगे, माइनस 1/n2 स्क्वायर। उसी तरह से बामर सीरीज की बात करेंगे, और बामर तो हो गया। ब्रैकेट सीरीज की बात करते तो ब्रैकेट में कहा आया है, तो ब्रैकेट में 4 आया है, तो n1 की जगह 4 रख देंगे, n2 जो भी होगा क्वेश्चन में। फंड सीरीज की बात करें तो इसमें कहा आया 5 में, तो इसमें n1 की जगह फंड सीरीज के लिए 5 रख देंगे, और n2 जहां से आया है वो आपका कंडीशन होगा। तो ये आपको मालूम चला ये सीरीज। अब इसके बाद सीरीज बनने के बाद अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है। आप जानते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी किसको कहते हैं, या आयनाइजेशन इंथैल्पी की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं। हिंदी में इसको आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो अब देखिए ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, उसी एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी को हम आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। अगर ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आप एनर्जी जानते हैं कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी की जरूरत होगी भाई, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी कहते हैं।
तो अब इस इलेक्ट्रॉन को आप निकालने के लिए आपको एनर्जी देना होगा। तो आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन, इसका एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको निकालने के लिए आपको बाहर से 13.6 प्लस में एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, इतना एनर्जी प्रोवाइड। तो इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, उसको हिंदी में आयनन विभव कहते हैं, आईपी। तो आईपी पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल वोल्ट इसका यूनिट होता है। तो जितना आप आयनाइजेशन एंथैल्पी है उतना ही आपका यहाँ पे वोल्ट में आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। आयन बनाने का पोटेंशियल है ये। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। तो अगर आप देखिए, कोई भी एटम के लिए आपको मिला था क्या, फॉर एनी एटम nth ऑर्बिट के लिए -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आपको मिला था। तो ये जब आपको एनर्जी मिला था, तो इसके लिए आपको कोई पूछे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो सकता है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया, और वही फॉर्मूला हो जाएगा। जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है वही इसका भी फॉर्मूला होगा, Z²/n²। अंतर क्या होगा, यहाँ आपको टी देंगे। अब ये हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसमें लिमिटेशन, इसकी सीमाएं, इसमें कमी क्या है। तो सबसे पहली कमी ये है कि इनका जो एक्सप्लेनेशन हुआ है वो एक्सप्लेनेशन छोटे एटम के लिए, बड़ा एटम सीमा मतलब कमी, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए, बहुत बड़ा वीडियो है, इसको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों यूज कर सकते हैं। तो सीमा लिमिटेशन में हम इंग्लिश में लिख के हिंदी में बोल देते हैं, तो ध्यान देंगे आप। पहला क्या है कि इट सेटिस्फाइज, मतलब ये संतुष्ट करता है only for small atom such that हाइड्रोजन मतलब Z=1। ये जो सेटिस्फाई करता है छोटे परमाणु के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 है, माने ये ज्यादा संतुष्ट करता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए जिसका परमाणु संख्या 1 है। इफ माने यदि Z=1 माने परमाणु संख्या 1 से बड़ा हो, देन इट गेट्स फेल। अगर परमाणु संख्या 1 से बड़ा हो तो ये फेल कर जाता है, ये संतुष्ट नहीं करता है 1 से बड़े के लिए। दूसरा क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन्स why the orbit is considered as circular but elliptical orbit may be possible। इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि क्यों सर्कुलर ऑर्बिट ही होगा, क्यों वृत्तीय कक्ष ही होंगे, जबकि दीर्घवृत्तीय कक्ष भी संभावित है। इलेक्ट्रिकल का हिंदी दीर्घवृत्तीय होता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों कंसीडर करें, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन्स the relative intensity of a spectral line
जो स्पेक्ट्रल लाइन बनता है सीरीज के फॉर्म में, उसकी सापेक्ष तीव्रता को भी ये व्याख्या, सापेक्ष तीव्रता का भी ये व्याख्या नहीं कर पाते हैं। चौथा पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन्स द वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण को भी व्याख्या नहीं कर पाते। तो ये हुआ। अब इसके बाद जब ये व्याख्या नहीं कर पाए तरंग प्रॉपर्टी, वेव प्रॉपर्टी का, तो इसका अगला वीडियो हम लोग डी ब्रॉगली से रिलेटेड वेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो छोटा सा टॉपिक रहेगा, लेकिन उस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर लगभग वही पॉइंट अब बचा है, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े, बहुत अच्छी तरह से पढ़े, ध्यान से इसका पीडीएफ और नोट्स भी बहुत अच्छा क्लियर हो गया जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, हर चीज को कॉन्सेप्चुअली ध्यान से देखिए, है ना, हर पॉइंट्स है और बहुत अच्छा है।